और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, ईरान के लिए आज की रात कयामत की रात है। ये ट्रंप खुद कह चुके हैं, तो रात क्या बड़ा होने वाला है। कयामत की रात और उससे पहले बम की बरसात। ट्रंप ने कल ईरान को खुले लफ्जों में कहा था कि एक रात में मैं पूरा ईरान खत्म कर सकता हूं। Iran, while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. Stone Ages. Iran, ट्रंप कह रहे हैं ईरान को आज वो पाषाण युग में पहुंचा देंगे, स्टोन एज में। और ये अमेरिकी फाइटर आप देख रहे हैं, अमेरिकी फाइटर की हलचल शुरू हो गई है जो वॉरशिप पर तैनात है। तस्वीरें खुद अमेरिका की तरफ से जारी की गई हैं। ये वो फाइटर हैं जो बमों की बरसात करते हैं। अमेरिका अपने फाइटर दिखा रहा है तो ईरान अपनी मिसाइल दिखा रहा है कि उसके पास अभी वो मिसाइलें हैं जिनसे वो हमला कर सकता है और भीषण अटैक कर सकता है। ईरान कह रहा है अगर हमारे पावर सेंटर्स पर अटैक हुआ तो हमारे हमलों की सीमाएं नहीं रहेंगी, फिर हम कहीं भी हमला करेंगे। ईरान की मिसाइल सिटी में मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स और हथियारों का बड़ा जखीरा यहां मौजूद है। और ट्रंप के बयानों के बाद देखिए क्या किया है। ट्रंप की तस्वीर हिटलर से मिला दी है ईरान ने। हिटलर वाली मूछें लगाकर ट्रंप को के फेस को मिसाइल पर चिपकाकर और फिर दागी मिसाइल। The entire country could be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. सबसे बड़ी धमकी के बाद क्या ट्रंप सबसे बड़ा धमाका करने वाले हैं? क्या आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी? क्या वो सच में ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे? ट्रंप ने आज रात ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है तो पूरी दुनिया और ईरान में हड़कंप मचा है। हर जगह यही बात हो रही है कि ट्रंप इस बार कौन से हथियार चलाएंगे और कैसे ईरान पर कहर बरपाएंगे। ट्रंप ने बर्बाद करने का ट्रेलर भी दिखा दिया है। ईरान के पुल और ऑयल सेंटर पर हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन ईरान तब भी झुकने को तैयार नहीं। वो भी ट्रंप और अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अब सीज फायर नहीं, सिर्फ फायर ही फायर होगा। और देखिए रात से ही अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका ने टोमाहोक मिसाइल दाग दी है, बहुत खतरनाक मिसाइल है जो अमेरिका खुद बहुत मुश्किल से तैयार करता है। और ऐसे ही यूएस अटैक खार्क पर हुआ है। खार्क जहां सबसे ज्यादा तेल ईरान का है, 90% तेल ईरान का इस खार्क पर है। उस पर अमेरिका ने दावा है लगभग 50 हमले किए। और देखिए जरा ये खार्क कहां है। ये आप मैप देख रहे हैं, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है जहां से तेल आता जाता है, जो रास्ता रोक रखा है। ईरान से लगभग
25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर खार्क द्वीप है। इसी खार्क द्वीप पर ईरान ने अपने सबसे बड़ा तेल का अड्डा बनाया हुआ है। यहीं पर अमेरिका ने 50 हमले किए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। आइए आपको दिखाऊं कि खार्क द्वीप दिखता कैसा है। जो ईरान के लिए उसकी लाइफलाइन है, उसका सब कुछ है ये द्वीप, सारा पैसा, सारी संपत्ति यही द्वीप है। ये आप देख रहे हैं, ये है खार्क द्वीप, ऐसा दिखता है। और इसी पर अमेरिका ने हमला किया है और इसी पर और बड़े अटैक भी हो सकते हैं। चारों तरफ समंदर के बीचों बीच ये द्वीप, इस पर अमेरिका हमला करके कब्जा भी कर सकता है। ट्रंप की नजरें इस पर दशकों से रही हैं। देखिए जरा खार्क द्वीप पर कैसे अटैक होगा। ये आप देख रहे हैं, ये है खार्क द्वीप। और अमेरिका क्या इस पर अपनी सेना भेजेगा, क्योंकि आपने देखा इस्फहान में जब पायलट को उड़ा कर ले गए, वो भी एक अटैक था। घुसकर कैसे मिलिट्री ने अटैक किया, खार्क द्वीप पर अटैक करके क्या कब्जा किया जा सकता है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान पर बड़ा हमला हुआ। अमेरिका ने अब ईरान के सबसे अहम तेल भंडार को निशाना बनाया। ईरान के खार्क आइलैंड पर भीषण बमबारी की है। अमेरिकी हमलों से पूरा खार्क धुएं और धमाकों से दहल उठा है। खबर है कि अमेरिका ने खार्क में 50 सैन्य टारगेट पर हमला किया है। इसे डेडलाइन से पहले ट्रंप का वार्निंग अटैक माना जा रहा है। तो क्या सीज फायर नहीं हुआ तो ट्रंप खार्क पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप ने कई बार कहा है और उन्होंने कहा मुझे ईरान का तेल पसंद है और खार्क आइलैंड तेल और रणनीतिक तौर पर ईरान की लाइफलाइन माना जाता है। ईरान करीब 90% तेल इसी खार्क आइलैंड पर रखता है। यही तेल और गैस है ईरान का। खबर है कि यहां अभी करीब 2 करोड़ बैरल तेल स्टोर है और रोज 70 लाख बैरल तेल यहां से लोड हो सकता है। खार्क आइलैंड हॉर्मुज स्ट्रेट से भी काफी करीब में है। मतलब खार्क पर अगर अमेरिका का कब्जा हो गया तो उसके लिए हॉर्मुज खुलवाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वैसे अमेरिका ने अभी खार्क पर हवाई हमले कर नुकसान पहुंचाया। सिर्फ खार्क पर पूरा कब्जा करने के लिए एक ग्राउंड ऑपरेशन, जमीन पर ट्रंप को अपनी सेना उतारनी पड़ेगी। यह बात ईरान की सेना पहले से जानती है, इसलिए कड़ी तैयारी ईरान ने की है। खार्क के पास ईरान ने भारी सैन्य तैनाती की है। यहां मिसाइल भंडार भी है इस द्वीप पर। ईरान ने यहां चारों तरफ खुफिया माइंस बिछाई हुई है, यानी ईरान अमेरिकी सैनिक और उनकी कोशिश को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि इस्फहान में पायलट को बचाने के लिए ट्रंप ने जो ऑपरेशन चलाया है उसे ईरान में जमीनी ऑपरेशन का ट्रेलर भी माना जा रहा है। एक पायलट को बचाने के लिए सैकड़ों विमान और कमांडो उतार दिए गए। तो खार्क पर कब्जा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आइए अब आपको सुनाऊं, डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा करने की तरफ इशारा बार बार कर रहे हैं। सुनिए। They have a period of ये एक नाजुक दौर है। उन्होंने 7 दिन का समय बढ़ाने का अनुरोध किया था। मैंने उन्हें 10 दिन का समय दिया। उनके पास कल तक का समय है। अब देखते हैं क्या होता है। इससे बहुत से लोग प्रभावित हैं। हम उन्हें कल सुबह तक का समय दे रहे हैं। उसके बाद उनके पास ना तो पुल होंगे, ना ही बिजली संयंत्र। बिल्कुल पाषाण युग जैसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन हम उनसे निपट रहे हैं। मुझे लगता है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन देखना होगा और आपको भी समझना होगा। हम इन लोगों से 47 सालों से निपट रहे हैं। मैं यहाँ 1 महीने पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली ईरान के सामने खड़ा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं। because it affects them also. ट्रंप ने स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, हम वैसी चुनौतियों का सामना 48 घंटों से नहीं बल्कि 48 सालों से कर रहे हैं। हम पाषाण युग में भी सभ्यता और गरिमा की बात करते थे। शक्ति और सत्ता के अहंकार के सामने हम मजबूती के साथ खड़े हैं। अपनी जड़ों और मर्यादा को याद रखना हमारी सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत है। अमेरिका ने खार्क द्वीप पर अटैक किया तो इजराइल ने देखिए ईरान में ब्रिज पर अटैक किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है ब्रिज जिस पर अटैक किया गया है। पुल भी टारगेट पर है। ये एक रेलवे ब्रिज है और ये रेलवे ब्रिज केशम में है। केशम आपको बताऊं, जहां खार्क द्वीप है, जहां हॉर्मुज है, वहीं पर है केशम। और केशम पर भी अमेरिका की नजरें रही हैं, इजराइल की नजरें रही हैं हॉर्मुज खुलवाने के लिए। वहां पर एक रेलवे ब्रिज पर अटैक हुआ और उस केशम पर हमले के बाद देखिए जरा, एक शख्स घायल हो गया है। घायल शख्स को फौरन अस्पताल ले जाया गया है। ये ईरान की तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको।
और उसके बाद न सिर्फ एक जगह, एक और ब्रिज पर अटैक किया और पूरा ब्रिज तबाह कर दिया है इजरायली हमले में। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये दूसरा ब्रिज है जो बीच से आपको नजर आ रहा है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान में 3,800 करोड़ का एक ब्रिज उड़ा चुके हैं, जो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा ब्रिज था। अब यही टारगेट है इजराइल और अमेरिका के। तो टारगेट शुरू हो चुके हैं इजराइल की। ईरान के लोगों को ट्रेन में ना सफर करने की वार्निंग है। अगले 12 घंटे तक लोगों से रेल की पटरियों से दूर रहने को कहा गया है। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, प्रिय नागरिकों, आपकी सुरक्षा के लिए हम आपसे अपील करते हैं कि अभी से लेकर रात 9 बजे तक पूरे देश में ट्रेन से यात्रा न करें। ट्रेन और रेलवे लाइनों के पास आपकी मौजूदगी आपकी जान के लिए खतरा हो सकती है। इजरायली सेना के मुताबिक ट्रेनों से हथियारों की आवाजाही हो रही है। ईरानी सेना ट्रेन का इस्तेमाल सैन्य अभियान के लिए कर रही है। इजराइल अब उन सभी संस्थानों को टारगेट कर रहा है जिससे ईरान की सेना को किसी तरह की मदद मिलती है। तबरीज, काशान और जंजान जैसे शहरों में हमले शुरू हो चुके हैं। यहां रेल नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। रेल सिस्टम और पर निशाना बनाने से ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। ईरान में इजराइल की इस धमकी को गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि पहले भी इस तरह की चेतावनी हमलों में बदल चुकी है और इजराइल की चेतावनी के बाद मशहद ट्रेन सर्विस फिलहाल रोक दी गई है। यहां अगली सूचना तक ट्रेन सेवाएं बंद रहेंगी, वरना हालात और खराब हो सकते हैं। यात्रियों को सड़क से यात्रा करने का सुझाव दिया गया है। ट्रांस ईरानी रेलवे जो 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ईरान का रेल नेटवर्क व्यापक और आरामदायक माना जाता है। 3 करोड़ से ज्यादा लोग ईरान में ट्रेन में यात्रा करते हैं। ईरान का कई देशों के साथ रेल संपर्क भी जुड़ा हुआ है, इसलिए ईरान में फिलहाल रेल रोक दी गई है, ट्रेन रोक दी गई है। सुनिए जरा इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। हम ईरानी शासन के आतंकियों को लगातार खत्म कर रहे हैं। अब हम ये और ज्यादा ताकत के साथ करने जा रहे हैं। कल हमने ईरान में यातायात सुविधा के साथ उनके कई हेलीकॉप्टर पर हमला किया। आज हमने ईरान की रेल पटरियों और ब्रिज पर हमला किया है जो ईरान की सेना इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन इस बीच ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कह दी, जो शायद ही आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ऐसी बात की हो। ट्रंप कह रहे हैं वो पूरे ईरान को तबाह करने जा रहे हैं। ट्रंप ने देखिए ट्वीट किया और ऊपर लिखा है, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, यानी आज पूरी ईरानी सभ्यता मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। बड़ी बात ट्रंप कह रहे हैं और कभी उन्हें वापस नहीं लाया जा सकेगा। पूरी ईरानी सभ्यता को खत्म करने की बात के मायने क्या है? बड़ी बात यह है आखिर कौन सा और कैसा अटैक करने जा रहा है अमेरिका। ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, ट्रंप ये कह रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को एक रात में तबाह करने की धमकी दी। आज रात इतिहास के बड़े पलों में से एक होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी है। आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। ट्रंप ने कहा वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा होगा। ट्रंप ने कहा कुछ बड़ा और क्रांतिकारी होगा। आज इतिहास की अहम रातों में से एक है। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन का दावा किया। 47 साल के भ्रष्ट शासन का आज खात्मा हो जाएगा। अब नए और कम कट्टर लोग सत्ता में आएंगे। ट्रंप ने कहा ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ट्रंप की बात को दोहराया है। उन्होंने कहा आज की रात ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद है वो आज रात तक सही फैसला ले लेंगे। युद्ध का समापन ईरान पर निर्भर है। रात 8 बजे तक ईरान के जवाब का इंतजार करेगा अमेरिका। ईरान ने पलटवार किया है। ईरान ने कहा, ईरान के विदेश मंत्रालय ने समझौते की संभावना से इनकार कर दिया है। ईरान ने युद्ध के स्थायी अंत की मांग की है। अमेरिका के सीजफायर प्रस्ताव का ईरान ने समर्थन नहीं किया और अमेरिकी धमकी पर ईरान ने चेतावनी दी। ईरान का हमला अब मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना सकते हैं। ईरान अब अमेरिका के दोस्तों पर दुगनी ताकत से हमला करेगा, जिससे इस इलाके के तेल और गैस संसाधन खत्म हो जाएं। बड़ी बात यह है
कि अगर ट्रंप ईरान पर बड़ा हमला करते हैं तो ईरान बदले में आसपास के जितने अरब देश हैं जो ट्रंप के करीबी और अमेरिका के दोस्त कहलाते हैं उन पर भीषण हमला कर सकता है जवाबी कार्रवाई में। सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। Rescue that's very historic. It'll go down. हमने एक आदमी के लिए 200 आदमी वहाँ पे भेजे। ये कुछ ऐसा ही है जिसे आम तौर पर उतना करने की कोशिश नहीं की जाती जितनी आप करना चाहते हैं। ये रेस्क्यू बहुत ही ऐतिहासिक था। एक पूरे देश पर एक रात में कब्जा किया जा सकता है। वो एक रात कल भी हो सकती है। Nobody's ever seen before. मगर मुझे लगता नहीं कि कोई अमेरिका ऐसा कभी भी कार्रवाई करेगा कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करे। वो इसकी वजह ये है कि आप देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई भी जगह न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस ओनली। काफी भयानक नजर आ रही है, क्योंकि अगर 8 बजे ट्यूसडे जो टाइम है अमेरिका का, उससे पहले स्टेट ऑफ हार्मुज नहीं खोला जाता, कोई बातचीत नहीं होती, तो अमेरिका और इजराइल जो है वो इनके पावर प्लांट्स के जो ईरान के प्लस ब्रिजेज, उधर ईरान ने ब्रिज इनके सामने पावर प्लांट्स में ह्यूमन शील्ड बना दी है। और यही नहीं, फिर ईरान स्ट्राइक बैक करेगा ये मिडिल ईस्ट की जो कंट्री हैं उनके जो भी पावर प्लांट्स हैं, प्लस उनके एनर्जी सेक्टर, प्लस डीसैलिनेशन प्लांट, उनको भी वो नष्ट कर देगा। तो ट्रंप क्या करने वाले हैं? चारों तरफ बड़ी अटकलें और कयास हैं और भयंकर और खतरनाक इसलिए क्योंकि डूम्सडे प्लेन निकल आया है। ये तब निकलता है जब परमाणु हमला होता है, ये तब निकलता है जब बड़े अटैक की तैयारी में अमेरिका होता है। याद होगा ये इससे पहले तब निकला था जब ईरान के न्यूक्लियर साइट पर B-2 बॉम्बर से अटैक किया गया था, और अब दोबारा निकला है। और आइए आपको बताऊं, आपने देखा डूम्सडे, ये है डूम्सडे, लंबा चौड़ा लहीम शहीम। ट्रंप के अल्टीमेटम देते ही अमेरिका में ये डूम्सडे प्लेन उड़ने लगा। अमेरिका के आसमान में डूम्सडे दिखा तो ईरान तक चर्चा होने लगी। अमेरिका का बोइंग E-4B यानी डूम्सडे विमान इमरजेंसी के लिए बना है। आपातकाल या परमाणु युद्ध जैसे हालात में डूम्सडे प्लेन उतरता है। मतलब जब अमेरिका किसी पर बहुत खतरनाक हमले करता है और जवाब में राष्ट्रपति या टॉप कमांडर पर हमले का खतरा होता है, तब यह फ्लाइंग पेंटागन यानी डूम्सडे विमान एक्शन में उतरता है और इस पर परमाणु बम से निकले रेडिएशन का असर नहीं होता है। मिसाइल और साइबर हमले से बचने में भी सक्षम होता है। हवा में इसमें ईंधन भर सकता है, बिना रुके कई दिन तक उड़ सकता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और आर्मी चीफ तक बैठ सकते हैं। मतलब यह हमले या खतरे के वक्त कमांड सेंटर की तरह काम करता है। इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि प्लेन के आगे के हिस्से में कॉन्फ्रेंस रूम है और पीछे ब्रीफिंग रूम और संचार कंट्रोल पैनल, और इसके पीछे होता है रेस्ट एरिया यानी जहां आराम कर सकते हैं ट्रंप जाकर। अब यह है B-2 बॉम्बर। ट्रंप की डेडलाइन के बाद अमेरिका ने B-2 बॉम्बर की तस्वीरें भी जारी की। अमेरिका ने ईरान पर सबसे पहले B-2 बॉम्बर से हमला किया था। खमनेई और उनके परिवार पर B-2 बॉम्बर से ही हमला किया गया। B-2 दुनिया का सबसे महंगा और चुपके से हमला करने वाला बॉम्बर माना जाता है। एक B-2 बॉम्बर की कीमत है 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। यह रात में बिना आवाज के उड़ता है और सटीक बम गिराता है। सिर्फ B-2 बम वर्षक विमान से बंकर बस्टर बम गिराया जा सकता है जो बंकर या बुलेट प्रूफ सुरंग तक को उड़ाने की क्षमता रखता है। B-2 विमान 18,000 किलो तक का विस्फोटक ले जा सकता है और बिना ईंधन भरे यह 11,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी यह दुनिया में किसी भी जगह कुछ ही घंटों में पहुंच सकता है और लंबी दूरी तय कर सकता है। सुनिए जरा, तो क्या बड़ा होने वाला है। आसमान में चारों तरफ खतरनाक फाइटर, समंदर में जंगी बेड़े। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंत्री। आज इस अभियान के पहले दिन के बाद से सबसे अधिक हमले होंगे। कल तो आज से भी अधिक हमले होंगे और फिर ईरान के पास एक विकल्प होगा। सोच समझकर चुनाव करें, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप कोई ढिलाई नहीं बरतते। तेहरान से देख रहे हमारे दुश्मनों के लिए ये एक स्पष्ट संदेश है। चेतावनी अमेरिका लगातार दे रहा है कि वो ईरान को और उसके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं, काफ़ी क्षति पहुंचा सकते हैं। और इस प्रक्रिया में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने अनेक जो भारी जो बम्स हैं,
जो उसके स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हुए ईरान के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर बड़ा हमला कर सकता है और ईरान को अंदर से क्रिपल करने की वो कदम उठा सकता है। लेकिन ईरान की इस्लामिक रिजीम भी अभी चेतावनी दे रही है कि वो जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं वहाँ के जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको वो टारगेट करेंगे। इसलिए लाखों लोगों को बोल दिया गया है कि जब अमेरिका अटैक करे तो इन बड़ी जगहों पर उपस्थित रहें। तैयारी ईरान की, ट्रंप के हमले का जवाब देने के लिए 1.5 करोड़ ईरानी तैयार है। वो ईरान को बचाने के लिए शहादत देने को तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने खुद इसका ऐलान किया है, कहा वो खुद भी देश के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। मतलब ट्रंप के सामने 1.5 करोड़ फिदाइन बनकर उतरेंगे, क्योंकि पावर प्लांट को बचाने के लिए ईरान ने यह प्लान बनाया है। बिजली और परमाणु ठिकानों पर आम लोग ढाल बनकर खड़े हो रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र, कलाकार, खिलाड़ी ह्यूमन चेन बना रहे हैं। ईरान में जो पावर प्लांट और अहम ठिकाने ट्रंप के टारगेट पर हैं, वहां सुरक्षा के लिए अब एयर डिफेंस या सेना नहीं, आम लोग खड़े हुए हैं। बिना हथियार, किसी सुरक्षा कवच के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमले से डरते नहीं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक जंग में मानव ढाल का इस्तेमाल करना मना है, लेकिन यह भी नियम है कि जानबूझकर आम नागरिकों पर हमला ना किया जाए। निहत्थे आम लोगों को निशाना बनाना युद्ध अपराध तक कहा जाता है। और खबर है कि ईरान इसी कानूनी पेच का फायदा उठाना चाहता है। वो दुनिया को यह दिखाना और बताना चाहता है कि उसके बिजली घर सैन्य ठिकाने नहीं है, बल्कि आम जनता की जरूरत है और ट्रंप उन पर हमला कर रहे हैं। सुनिए जरा ईरान के लोग क्या कुछ कह रहे हैं और नेता क्या कह रहे हैं। देश के पावर प्लांट के आसपास देश के युवा, कलाकार और खिलाड़ी जमा हों। आपकी पसंद या विचारधारा चाहे जो हो, लेकिन अगर ईरान के भविष्य और देश की जनता ख्याल है तो एकजुट होकर जमा हो जाइए और दुनिया को बताइए कि बुनियादी ढांचे पर हमला करना युद्ध अपराध है। सच कहूँ तो हालात बेकाबू और डरावने हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि बिजली कितने समय तक रहेगी या बिना बिजली के जिंदगी कैसी होगी। इंटरनेट की समस्या से हमारा कारोबार प्रभावित हो रहा है। हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लास लेते थे, लेकिन इंटरनेट बंद है तो सब ठप हो गया है। आगे क्या होगा पता नहीं। अगर बिजली चली गई तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। अगर बिजली चली जाए या पानी ना हो तो हम शायद 2-3 दिन या 1 हफ्ते तक की तैयारी कर पाएंगे। अगर ये इससे भी ज्यादा लंबे समय तक चला तो हमें बहुत दिक्कतें होंगी। Sometimes when Trump or Netanyahu threat Iran for bombardment of the generators, the plants, yes, and they say that we are going to bombard there. I think we are just nervous about the patients. Trump start the war against our country and our nation, and he don't know that we are the nation of peace, and we are not to start this war, but we are end this war, and the Trump is come to hell, and here is the real hell. अब सोचिए जरा, ईरान क्या करेगा जब अमेरिका ईरान पर बम बरसाएगा। ईरान बदले में अमेरिका के दोस्त मुस्लिम देश, उनके करीबी, उन पर हमले करेगा, जिसकी शुरुआत ईरान ने की। यह सऊदी अरब की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सऊदी में ऑयल फैसिलिटी पर ईरान ने अटैक किया है। पास अमेरिका से बदला लेने का सिर्फ यही तरीका होगा, और ईरान कह रहा है हम अब मारेंगे तो फिर कहीं भी मारेंगे। ये सोच समझ कर नहीं मारेंगे, कहां नहीं मारना है। अगर अमेरिका ने उनके प्लांट्स पर अटैक किया है, ईरान ने इराक पर अटैक किया है, यहां बताया जाता है, ईरान का दावा है कि CIA से जुड़े हुए लोग यहां मौजूद थे इराक में जहां यह हमला हुआ।
देखिए क्या करने वाला है ईरान। सऊदी अरब निशाने पर होगा। ईरान ने सऊदी अरब पर जोरदार हमला किया है। इंडस्ट्रियल सिटी अल जुबैल पर ड्रोन अटैक किया है। धमाके से पूरे शहर में आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दी। सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने 7 मिसाइलें हवा में मार दी। अल जुबैल शहर सऊदी अरब की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। सऊदी की जीडीपी में अल जुबैल का 7 से 12% हिस्सा है। अगला मुल्क है बहरीन, टारगेट पर होगा। बहरीन में ईरान के मिसाइल हमले का डर देखने को मिला। सऊदी बहरीन को जोड़ने वाले पुल को बंद कर दिया गया है। बहरीन को अरब से जोड़ने वाला यह इकलौता रास्ता है और ईरानी हमलों की आशंका के चलते पुल को बंद किया गया है। बहरीन में जिस तरह ईरान ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, अमेरिका ने वहां से 1500 नाविक वापस बुला लिए। अगला मुल्क है यूएई, जो सबसे ज्यादा अटैक झेल रहा है अब तक। यूएई पर 2000 से ज्यादा ड्रोन और 450 मिसाइलें दागी गई। डेडलाइन खत्म होने से पहले अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने यूएई में एक साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। शारजा में ईरान के ताजा हमले में 2 लोग घायल होने की खबर है। ईरान ने कह दिया है कि अब अमेरिका के दोस्तों पर अटैक होंगे। सीरिया अगला देश है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कई धमाकों की खबर आई है। कुछ मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में मार दिया है, लेकिन कुछ ड्रोन और मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने सीरिया में अमेरिकी बेस पर भी हमला किया था। ईरान के हमले से अमेरिकी बेस में नुकसान की खबर है। तो अब टारगेट पर मिडिल ईस्ट के देश होंगे। इजराइल भी उसके निशाने पर है। इजराइल में हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता मौजूद है। तेल अवीव से उनकी रिपोर्ट देखिए। पर फिर से सायरन बजना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि ये दुकानें बंद कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जब भी जैसे सायरन बजे सबसे पहली चीज़ होती है कि ये दुकान बंद करने की कोशिश करते हैं। और जब भी है लोग देखते हुए आप देखो जल्दी जल्दी अपने सेफ शेल्टर की ओर जा रहे हैं जहाँ भी। और ये अभी देखिए बिल्कुल ये रास्ता अभी कुछ यहाँ पे लोग चल रहे थे, अब बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, कोई नजर नहीं आ रहा। जहाँ एक तरफ बारिश हो रही है वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बारिश की जा रही है मिसाइल की। नॉर्थ इसराइल में भी कुछ मिसाइल दागे गए। यहाँ अभी सुबह से ये दूसरी बार जो है मिसाइल लॉन्च किया गया टेल अवीव की तरफ। और मैं भी इस समय कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी शेल्टर हाउस की तरफ पहुंचूं। और आप देख सकते हैं कि आवाज़ सुनाई दी होगी आपको। और यहाँ पे आवाज़ सिर्फ यही स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है कि जैसे ही आवाज़ आए सायरन की आप यहाँ से निकल चलिए, क्योंकि आपके पास 5 से 7 मिनट होते हैं। पवन जी, कुछ घबराहट हो रही है इस बार जो ये जंग के बादल मंडरा रहे हैं? अभी इतना घबराहट नहीं है, लेकिन बहुत दिन से अभी देख रहे हैं ना, 2 महीने से यही चाल चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा अभी जो रिसेंटली 2 दिन में आया ना वो मिसाइल थोड़ा जो जगह पे हिट हुआ ना वो थोड़ा डर लग रहा है। और इस बीच देखिए बहुत बड़ी खबर आ रही है कि व्हाइट हाउस का ईरान पर परमाणु हमले से इनकार है। जो अटकलें लगाई जा रही थी, व्हाइट हाउस ने उस पर पूर्ण विराम लगा दिया है। व्हाइट हाउस कह रहा है ईरान पर वो न्यूक्लियर अटैक यानी परमाणु हमला नहीं करेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये संकेत दिए, ऐसे हथियार जो अब तक इस्तेमाल नहीं हुए, हथियारों के इस्तेमाल पर ट्रंप फैसला लेंगे। उन्होंने कहा है व्हाइट हाउस ने जेडी वेंस के दावे को खारिज कर दिया है। यानी 8 बजे तक का वक्त है। ईरान को 8 बजे तक जवाब देना है। ईरान ने 8 बजे तक जवाब नहीं दिया तो फिर बड़ा अटैक होगा। लेकिन जवाब कौन देगा? मुश्तबा खमनेई का एक एआई वीडियो सामने आया। पहले दावा किया गया खमनेई कंट्रोल रूम जा रहे हैं, लेकिन बाद में सच साबित हुआ ये एआई वीडियो है। लेकिन मुश्तबा खमनेई कहां है? सच ये है कि मुश्तबा खमनेई बेहोश है, वो होश में नहीं है, ऐसा दावा कई अलग अलग रिपोर्ट्स में किया गया है। अब जो ताजा जानकारी है, ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई पर यह दावा है। रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर खमनेई कोमा में। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनेई बेहोश हैं। फिलहाल ईरान के कुम के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने एक राजनयिक नोट के हवाले से दावा किया है। चोटों की वजह से मुश्तबा खमनेई की हालत गंभीर है। रिपोर्ट में दावा है वो फिलहाल देश चलाने की स्थिति में नहीं है। 28 फरवरी को हुए हवाई हमले में मुश्तबा घायल हो गए थे।
और इसी हमले में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई की मौत हो गई थी। और इसी नोट में जूनियर खमनेई की लोकेशन की जानकारी दी गई। मुश्तबा तेहरान से करीब 87 मील दक्षिण कुम शहर में इस वक्त हैं। ऐसा दावा है उस नोट के जरिए इस जगह को शिया बेहद पवित्र मानते हैं। इजराइल और अमेरिकी एजेंसी को उनकी लोकेशन की जानकारी भी है, लेकिन अब तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। बीच में जूनियर खमनेई के रूस जाने की भी अटकलें थीं। सुप्रीम कमांडर बनने के बाद से वो सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे। इस बीच उनके सोशल मीडिया पोस्ट जरूर सामने आए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे में फैसले कौन ले रहा है ईरान में? जूनियर खमनेई की जगह ईरान की तरफ से ऑर्डर कौन दे रहा है? ईरानी राष्ट्रपति की भी खमनेई से मुलाकात नहीं होने का दावा है। खबर आई इससे राष्ट्रपति नाराज थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सेना ही सारे फैसले ले रही है। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब क्या कह रहे हैं। देखिए, अमेरिका ने मुश्तबा खामेनेई के लिए $10 मिलियन की जिसे कहते हैं बाउंटी इशू करी है कि कोई भी अगर इंफॉर्मेशन लाके दे जिसके चलते में से पकड़ ले या मार दे, $10 मिलियन। इसके जरिए अमेरिका कुछ तो होप कर रहा है कि ईरान के अंदर ही कोई ऐसा हो जो पैसे के लिए या इसका बहुत रेडिकल हेटर हो, वो दे दे, चांस है। बट इसके अलावा यह भी इंडिकेट करता है कि ईरान के लोगों के में क्या मैसेज जाएगा इसका। ईरान में मेरे विचार से मैसेज जो फिलहाल जा रहा है, इस रेजीम के अपोनेंट्स तो हैं, परंतु अब जो माहौल हो गया उसमें लोग ईरान को खतरे में देख रहे हैं। वो ये नहीं चाहते शायद कि कोई अमेरिका हमारे देश में हमारे को कंट्रोल करे। अब सवाल यह है कि मुश्तबा खमनेई अगर कोमा में है तो ईरान में फैसले कौन ले रहा है? ईरान अब तक कैसे लड़ पा रहा? ईरान ने देखिए 99वीं खेप मिसाइल की दाग दी है, मुश्तबा की तस्वीर लगाई है मिसाइल पर, और ये इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर। या फातिमा ज़हरा, मिसाइल के साथ साथ ड्रोन अटैक किए, और ये ड्रोन अटैक इजराइल के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर किए गए। न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिकी ठिकानों पर ये जो ड्रोन आप देख रहे हैं, हदीद ड्रोन, ये अमेरिकी ठिकाने जो कुवैत में है उस पर दागे गए। और ये हमले अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीर देख रहे हैं। तेल अवीव पर ईरान का हमला हुआ। ईरान ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन मार दिया। लगभग 250 करोड़ से ज्यादा की कीमत का MQ-9 रीपर। और इन हमलों से नुकसान इजराइल को भी हो रहा है, जान माल का नुकसान। ये वो उनकी बॉडीज हैं जो ईरानी हमलों में मारे गए।
बेगुनाह लोगों की जानें जंग में जाती हैं दोनों तरफ। दूसरी तरफ देखिए हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है इजराइल पर और रॉकेट दाग रहा है। न सिर्फ रॉकेट बल्कि हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक मिसाइल भी है। दावा किया गया फतेह स्तर की बैलिस्टिक मिसाइल जो इजराइल पर दागी। अब सवाल यह है जो शुरू में मैंने पूछा कि अयातुल्लाह खमनेई मारे जा चुके हैं, मुश्तबा खमनेई कोमा में है, तो आखिर ईरान में हमले कैसे हो रहे हैं? अब तक अमेरिका और इजराइल जैसे देशों के सामने कैसे टिका ईरान? खमनेई ऐसा क्या करके गए थे वो बताता हूं। खमनेई की एक चाल भी अमेरिका पर भारी पड़ रही। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तब सद्दाम हुसैन की सेना कुछ हफ्तों में टूट गई, बिखर गई। इसका कारण यह था कि सैन्य संरचना यानी पूरा ढांचा पूरी तरह से सेंट्रलाइज था, केंद्रित था एक जगह। इराकी सेना के फैसले सद्दाम हुसैन लेते थे, सारे नियंत्रण उन्हीं पर थे, उन्हें खत्म किया, इराक खत्म। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ तो पूरा सैन्य ढांचा ढह गया। इससे सबक लेते हुए ईरान ने नई सैन्य रणनीति तय की जिसके तहत सैन्य शक्ति को कई स्वतंत्र इकाइयों में तोड़ दिया जो कि केंद्रीय कमान से अलग होकर भी काम कर सकती है, वही कर रही है। तब ईरान ने आईआरजीसी को 13 प्रांतीय कमानों में पुनर्गठित किया। हर कमान का मुख्यालय, मिसाइल भंडार और खुफिया नेटवर्क दिया है। आप रोज देखते हैं किसी एक मिसाइल सिटी का तस्वीर, एक दिन किसी और मिसाइल की सिटी की तस्वीर। 13 अलग अलग प्रांतों में अलग अलग कमान सेंटर है, सबके अपने मिसाइल सेंटर है। इसका मतलब यदि राष्ट्रीय कमान प्रणाली खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, तब भी ये इकाइयां स्वतंत्र रूप से लड़ाई जारी रख सकती हैं। इजराइल अमेरिका से संघर्ष में इस रणनीति का प्रभाव साफ दिख रहा है। हमले के शुरुआती चरण में ही बड़े नेता मारे गए या घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद सैन्य कार्रवाई रुकने के बजाय तेज हो गई। लेकिन इसके बावजूद अब तक अमेरिका और इजराइल से लोहा ले रहे हैं। देश की प्रांतीय कमानों ने स्वतंत्र रूप से मिसाइल ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इसलिए बड़े हमले करने के बाद ईरान का सैन्य ढांचा बर्बाद नहीं हुआ। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही रणनीति ईरान को हार से बचाती है। यह सिद्धांत जीतने की गारंटी तो नहीं, लेकिन हार मुश्किल बना देता है। यही इजराइल ईरान अमेरिका के युद्ध में साफ नजर आ रहा है। तमाम हमलों के बाद भी इजराइल अमेरिका के सामने ईरान टूटा नहीं है। अब इजराइल एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहा है, वो अकेले ईरान से नहीं लड़ रहा है। देखिए हिजबुल्लाह से भी लड़ रहा है। कई मोर्चे खुल चुके हैं। ये लेबनान में इजरायली अटैक है। और इजराइल ने इसीलिए लेबनान में अपनी सेना उतार दी है क्योंकि वो हमले तभी रुकेंगे जब सेना जाकर ग्राउंड ऑपरेशन करेगी और वहां मौजूद हिजबुल्लाह को खदेड़ेगी। अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया कि अगर मंगलवार की रात को 8 बजे तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलता है या पीस डील नहीं करता है तो फिर हम ईरान के ऊपर ऐसा अटैक करेंगे, उसके पावर प्लांट और ब्रिजेस के ऊपर, कि उसे स्टोन एजिस में पहुंचा देंगे। उधर ईरान ने उसका जुबानी जवाब देने की बजाय उन्होंने असलियत में अटैक शुरू कर दिए और ऐसा लगने लगा कि जैसे मूसलाधार बारिश होने ही वाली है। यानी कि उसने इजराइल के ड्रोन फैक्ट्री के ऊपर हमला किया
उसने सेंट्रल इजराइल में हाइफा में ऑयल रिफाइनरी में हमला किया, और ऐसा हमला जो अब तक के हमलों में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। उसने कुवैत में न केवल बैलिस्टिक मिसाइल से, न केवल क्रूज मिसाइल से, बल्कि ड्रोन से भी हमला किया, और कुवैत के तो उसने ऑयल रिफाइनरी को बुरी तरह से तबाह कर दिया। यानी अब मुझे ऐसा लगता है कि इस युद्ध में एक एस्केलेटरी स्पाइरल प्रारंभ हो चुका है। और जैसे जैसे युद्ध का माहौल और ज्यादा बढ़ रहा है आगे, इस बीच ईरान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई। 48 घंटे तक ईरान में कहीं न निकले। जो भारतीय ईरान में रह रहे हैं उनके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए। 48 घंटे तक घरों में रहें, बाहर न निकलें, भारत ऊर्जा और मिलिट्री ठिकानों से दूर रहे। ये कहना है भारत की एडवाइजरी में कि जो भी पावर सेंटर, पावर प्लांट्स हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैं, उससे दूर रहे। इमारतों के ऊपरी मंजिलों पर नहीं रहे। आवाजाही के लिए दूतावास के संपर्क में रहे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। ईरान में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन ईमेल भी जारी किया गया है, इसलिए क्योंकि एक तरफ 8 बजे के बाद पाकिस्तान में बत्तियां बंद हो जाएंगी और दूसरी तरफ यूएई कह रहा है जो कर्जा लिया है वो तो हर हाल में लौटाना पड़ेगा। यूएई ने कर्ज का पैसा मांगा तो पाकिस्तान तिलमिला उठा है। 30 साल बाद पाकिस्तान को 32,000 करोड़ रुपए यूएई को लौटाना है, लेकिन इन पैसों को वापस देने पर पाकिस्तान के नेता बौखला गए। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री मुशाहिद ने यूएई का मजाक उड़ाया। उन्होंने यूएई के लिए बार बार बेचारा शब्द का इस्तेमाल किया, साथ ही मजाक उड़ाते हुए कहा यूएई को पैसे की जरूरत है। मुशाहिद ने यूएई पर मदद के नाम पर ढोंग रचने का भी आरोप लगाया। कहा यूएई की 1 करोड़ की आबादी में 43 लाख भारतीय, ख्याल रखना चाहिए कहीं वो अखंड भारत का हिस्सा न बन जाए। जानकार मानते हैं कि इस बौखलाहट के पीछे खराब अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की। पाक ने यूएई के कर्ज का $3.5 बिलियन लौटाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इससे उसकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा खस्ताहाल हो जाएगी, क्योंकि यूएई का कुल कर्ज पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार का 18% है। इसके अलावा इसी महीने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को $1.3 अरब भी देने। ऐसे में इस भुगतान के बाद पाकिस्तान का खजाना लगभग खाली हो जाएगा। सुनिए अब एक अच्छी खबर देश के लोगों के लिए जो सिलेंडर के संकट से जूझ रहे हैं। खबर यह है कि जंग के बीच 5 किलो वाले सिलेंडर की डिमांड बढ़ गई है। 23 मार्च से अब तक ऐसे 7 लाख सिलेंडर बिक चुके हैं। इस सिलेंडर को छोटू, मिनी और अप्पू कहा जाता है। यह सिलेंडर लेना बेहद आसान है, जिन्हें FTL यानी फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर कहा जाता है। इसके लिए सिर्फ एक वैध फोटो ID दिखानी होती है। इसके लिए कोई एड्रेस प्रूफ भी नहीं देना है। इन्हें नजदीकी गैस एजेंसी से आसानी से खरीदा जा सकता है। यह छात्रों और प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी राहत है। 4 अप्रैल को 90,000 से ज्यादा FTL सिलेंडर बेचे गए। राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने LPG पर बड़ा फैसला लिया है। राज्यों को अब 5 किलो वाले सिलेंडर दोगुने मिलेंगे, लेकिन खुले में इन्हें 2,000 रुपए में भी भरा जा रहा है। मतलब 1 किलो की कीमत 400 तक वसूली जा रही है। कुछ जगहों पर लोगों ने इसकी शिकायतें भी की हैं। खुले में गैस भरने वाले दुकानदार ज्यादा पैसे ले रहे हैं। अब सरकार के इसका कोटा दोगुना करने से लोगों को लाभ मिलेगा। उन्हें ब्लैक में ज्यादा पैसे देकर इन्हें नहीं खरीदना पड़ेगा। सुनिए जरा ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं। भारत सरकार ने एक नया ऑर्डर इशू किया है और इस ऑर्डर के द्वारा 5 किलो FTL सिलेंडर की सेल को डबल करने की बात की गई है। कल लगभग 1 लाख सिलेंडर, 5 किलो के 1 लाख सिलेंडर्स की सेल हुई है। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पिछले 4 दिनों में लगभग 1300 अवेयरनेस कैंप्स किए हैं और इन अवेयरनेस कैंप्स में लगभग 10,000 5 किलो के सिलेंडर्स भी सेल हुए हैं। 23 मार्च से लगभग 7,80,000 से ज्यादा 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हो चुकी है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि रहमान डकैत और लियारी उत्तर प्रदेश तक आ जाएंगे, फिर एक धुरंधर भी होगा, लेकिन सियासत जो न कराए। ऐसा हो रहा है। यकीन नहीं आता तो इन पोस्टर को देखिए, इसमें आपको सब कुछ फिल्म धुरंधर जैसा ही नजर आएगा। कुछ वैसे ही किरदार, कुछ वैसी ही कहानी, माफिया राज की यादें और फिर धुरंधर का एक्शन। उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, इसलिए धुरंधर पर दांव है।
तैयारी अभी से है, बात लियारी की चली है, धुरंधर महाबली है, कहानी पूरी फिल्मी है, लेकिन सियासत बड़ी जुल्मी है। इसलिए पूछा गया है, आपको क्या चाहिए? अब देखिए जरा इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूं। इस पोस्टर की कहानी क्या है, आपको क्या चाहिए? इधर ये फिल्मी किरदार है और इधर असली किरदार। यूपी में फिल्म धुरंधर के नाम पर पोस्टर वॉर शुरू है। लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों में पोस्टर लगा दिए गए, जिनमें सपा की सरकार की तुलना लियारी राज से की गई है। पोस्टर में बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, आपको क्या चाहिए। इनमें अखिलेश को रहमान डकैत के स्टाइल में दिखाया गया। उनकी तस्वीर के नीचे लिखा है अखिलेश का लियारी राज। अखिलेश को अक्षय खन्ना के रोल में दिखाया गया, जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को रणबीर सिंह जैसा धुरंधर दिखाया गया। पोस्टर में तस्वीर में सीएम योगी कन्या के पैर धोते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर भी उसमें लगाई गई। यह दिखाया गया है कि योगी सरकार ने माफियाओं पर कैसे कार्रवाई की। पोस्टर में सपा राज की घटनाओं को लियारी राज बताया गया। मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली दंगों को लेकर हमला किया गया। योगी को धुरंधर सीएम बताने वाले पोस्टर 10 जिलों में लगाए गए। ये पोस्टर यूथ अगेंस्ट माफिया संगठन की ओर से लगवाए गए हैं। धुरंधर में रणबीर सिंह ने हमजा अली मजारी का रोल किया है और वो भारतीय एजेंट हैं जो पाक में घुसकर दुश्मनों का सफाया करते हैं। वहीं फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत की भूमिका निभाई है। रहमान डकैत कराची के लियारी का सबसे बड़ा माफिया है। हमजा अली मजारी ने धुरंधर सबसे पहले कराची पहुंचता है ये, और लियारी में रहमान डकैत समेत दूसरे कई माफिया गैंग सक्रिय थे। लियारी में धुरंधर एक एक करके सारे माफियाओं को खत्म कर देता है, उनका खात्मा कर देता है। सुनिए जरा अब इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सपा कुछ पोस्टर लगाए, बीजेपी कुछ बोले। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग ईमानदारी से एनसीआरबी के आंकड़े निकाल करके मुख्य नगरी में जिस तरीके से हत्या हुई या प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में जो हत्या हुई है उसकी जानकारी आप लोग जरूर लाएंगे और जनता को बताएंगे, और जनता खुद ही तय कर लेगी कौन क्या है। उद्योग लगाने की सबसे अच्छी जगह डेस्टिनेशन कोई बन गई है तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि कानून का वहां राज है और फैसिलिटेशन इतने आसानी से सिंगल विंडो में होता है कि हर कोई आज उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी का कमाल है। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि असम की लड़ाई और दिल्ली तक चढ़ाई। हुआ क्या, पवन खेड़ा ने असम के सीएम की पत्नी पर आरोप लगाए थे। आज पवन खेड़ा के घर पुलिस पहुंच गई। दिल्ली पुलिस और असम पुलिस खोजते हुए पवन खेड़ा के दिल्ली आवास पर पहुंच गई। सुनिए जरा पवन खेड़ा ने क्या कहा था और उसके बाद क्या कह रहे हैं असम के सीएम। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट है। आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप से क्यों मदद रही? और ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे इससे अच्छे, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं करने दो। मैं एक एलिगेशन लाया, पहले अपने फॉरेन मिनिस्टर को पूछना सही था कि नहीं सही। खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। 2 पासपोर्ट तो हैं, एक हिंदुस्तान का होगा मैं ये मानता हूँ और एक गोल्डन वीजा। असम पुलिस को नहीं जानते, पताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? दुबई में 2 प्रॉपर्टीज क्या हैं या नहीं हेमंता के परिवार की। कांग्रेस का लोग फालतू है, अकल नहीं। राहुल गांधी भी पागल है, ये पवन खेड़ा उससे भी ज्यादा पागल। असम लसीत बोरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए? बहुत होंगे आने वाले दिनों में, घंटों में, हफ्तों में लगातार खुलासे ही होंगे। मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। आप चिंता मत करो। अब आइए आपको बताऊं कि कैसे सुबह सुबह पवन खेड़ा के घर पुलिस थी। असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापा मारा।
छापेमारी में असम पुलिस के साथ दिल्ली पुलिस की टीम भी थी, लेकिन पवन खेड़ा के घर पवन खेड़ा नहीं मिले, जिसके बाद पुलिस लौट गई। यह कार्रवाई असम के सीएम की पत्नी की एफआईआर के बाद की गई। छापेमारी के बाद हेमंता ने कहा कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए। खेड़ा ने हेमंता की पत्नी रिंकी भुइया पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप यह कि हेमंता की पत्नी रिंकी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं। कहा था रिंकी के पास मिस्र, एंटीगुआ, बरबुडा और यूएई के पासपोर्ट हैं। खेड़ा के बयान के बाद हेमंता की पत्नी ने असम में एफआईआर दर्ज कराई। खेड़ा ने हेमंता और उनकी पत्नी के विदेश में संपत्ति के भी आरोप लगाए। हेमंता और उनकी पत्नी ने पवन खेड़ा के आरोपों का खंडन किया। हेमंता की पत्नी ने कहा कि पासपोर्ट को फोटोशॉप और एआई से बनाया गया है। आज असम में चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। उससे पहले यह बड़ा सियासी भूचाल आ गया। दावा किया गया पवन खेड़ा हैदराबाद चले गए, फिर कहा गया वहां भी नहीं। बहरहाल अभी पुलिस उनको तलाश रही है। अब बारी है लाइफ का फंडा की। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस यानी तनाव करीब हर दूसरे शख्स का साथी बन गया। काम का दबाव, रिश्तों में उलझने और मन की बेचैनी हमें अंदर से तोड़ देती। तनाव और उदासी को भगाने के लिए आचार्य चाणक्य ने एक बहुत अहम फंडा दिया जो आपकी भी परेशानी दूर कर सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा, शांति तुल्यम तपो नास्ति, संतोष अन्न सुखम परम। मतलब दूसरों को माफ करने और धैर्य रखने से बड़ी कोई तपस्या नहीं। आप जब अपने अपमान या दूसरों की गलती को माफ करना सीख जाते हैं तो बदले की भावना खत्म हो जाती है। इससे आपका कीमती वक्त और ऊर्जा भी बचती है। संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, जबकि इच्छाओं और लालच का कोई अंत नहीं। आप जितना धन दौलत या शोहरत कमाएंगे उतनी उसकी चाहत और बढ़ती जाएगी। जब तक संतोष नहीं आएगा रुपए पैसे से सुकून नहीं मिल सकता। और दूसरों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। आचार्य चाणक्य ने कहा, कर्महीन व्यक्ति अवसाद में जल्दी जाता है, इसलिए हमेशा कुछ सीखते रहें और चुनौतियां आए तो घबराए नहीं, धैर्य से उनका सामना करें, क्योंकि संकट के समय शांत रहकर ही समाधान निकाला जा सकता है। इस तरह आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए लाइफ का बड़ा फंडा दिया। जब जिंदगी में तनाव बढ़ने लगे, मन हमेशा भारी और बेचैन लगने लगे, तो समझ जाइए कि आप दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जरूरत खुद और अपनी सोच को बदलने की है।